मैं बिहार के बक्सर ज़िले का रहने वाला हूँ, जो कि पटना प्रमंडल में पड़ता है। इसी प्रमंडल के 6 ज़िलों में एक ज़िला है नालंदा। बचपन से ही बिहार के बारे में जानने, इसके ऐतिहासिक महत्व को समझने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। बचपन में जब नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पहली बार जानने का मौका मिला, तो यह जानकर कि हमारे बिहार में एक ऐसा विश्वविद्यालय हुआ करता था जिसमें न केवल भारत के कोने कोने से बल्कि दुनिया के तमाम देशों से लोग पढ़ने आते थे, मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। अध्ययन के सिलसिले में मुझे इस विद्या के मंदिर के निर्माण से लेकर विनाश तक की कहानी बताई गई। मुझे जब यह बताया गया कि एक नपुंसक शासक से जब इसका प्रसिद्धि देखी न गई, तो उस नपुंसक ने इस महान विद्या के मंदिर को आग के हवाले कर दिया, और तब से ही उस नपुंसक शासक के प्रति घृणा मेरे मन में घर कर गई। तब से मुझे यही लगता था कि मेरे ही तरह सभी लोग उससे घृणा करते होंगे। लेकिन यह भ्रम मेरा तब दूर हो गया जब मुझे यह पता चला कि उससे घृणा की बात तो दूर, उस कायर के नाम पर एक रेलवे स्टेशन आज भी है, जो इस बात का प्रतीक है कि हम भारतीय इतने बड़े दिल वाले हैं कि हम उसका भी आदर करते हैं जिसने हमारी पूरी की पूरी दुनिया ही क्यों न उजाड़ दी हो। अभी इससे ज़्यादा कुछ और नहीं बोलूँगा, क्योंकि नकली सेकुलरिज्म के चोला पहनने बैठे कुछ पिट्ठू मुझ पर ही भड़क जाएंगे। आइए सबसे पहले हम इतिहास के पन्ने उल्टें और देखें कि इस महान विद्या के मंदिर को किसने बनवाया, कब बनवाया, कैसे यह एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बना, और फिर किस प्रकार से यह आपसी प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या के कारण विनाश के मुख में चला गया, और वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है। इन सभी बिंदुओं पर हम क्रमवार बातें करेंगे। शुरुआत करते हैं निर्माण से। इस विश्वविद्यालय का निर्माण गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं सदी में कराया था। कुमारगुप्त के उत्तराधिकारियों एवं अन्य शासक वंशों ने इस विश्वविद्यालय के विकास में अपना सहयोग दिया, जिसके फलस्वरूप यह पूरे विश्व में विद्यार्जन का सबसे प्रमुख स्थल बन गया। जब इसका परचम पूरे विश्व में लहरा रहा था, तब इसमें 10,000 विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए 2,000 अध्यापक हुआ करते थे। इसके अंतर्राष्ट्रीय प्रख्याति का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पढ़ने के लिए न केवल भारत के कोने कोने से बल्कि भारत के अलावा जापान, कोरिया, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, तुर्की तथा फादर ऑफ कोरोना अर्थात चीन से भी लोग पढ़ने आते थे। यहाँ से शिक्षा प्राप्त स्नातक बाहर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया करते थे। विश्वविद्यालय के प्रबंधन हेतु भिक्षुओं द्वारा कुलपति अथवा मुख्य आचार्य का निर्वाचन किया जाता था। ऐसा नहीं था कि इस विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना आसान था। प्रवेश हेतु अत्यंत कठिन प्रवेश परीक्षा के 3 चरणों को पार करना होता था। इस विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी बात थी आचार्यों की नियुक्ति, अध्यापन पद्धति और उसके साथ ही साथ पुस्तकालय। इस विश्वविद्यालय में 3 श्रेणी के आचार्य हुआ करते थे, जिनका श्रेणी उनके योग्यता के आधार पर तय होता था। आचार्य मौखिक माध्यम से शिक्षा प्रदान करते थे, शास्त्रार्थ भी होता रहता था। अगर बात करें नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का, तो यहाँ अध्ययन हेतु 9 तल का एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें 3 लाख से भी अधिक दुर्लभ पुस्तकें थीं। इन सभी विशेषताओं के कारण ही नालंदा विश्वविद्यालय की प्रख्याति पूरे विश्व में गूंज रही थी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी की समृद्धि सामने वाले से देखी नहीं जाती है, और वह इस समृद्धि को नष्ट करने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार रहता है। ऐसा ही हुआ नालंदा विश्वविद्यालय के साथ। नालंदा विश्वविद्यालय की संपन्नता तुर्की शासक बख्तियार खिलजी से देखी नहीं जा रही थी। इससे पहले कि मैं यह बताऊं कि खिलजी ने 1199 में इस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में आग लगवा दिया, मैं एक घटना आपसे शेयर करना चाहता हूं। ऐसा बताया जाता है कि एक बार खिलजी बीमार पड़ा
लेकिन उसके वैद्यों ने लाख कोशिश के बावजूद भी उसको ठीक नहीं कर पाए। इसके बाद उसको सलाह दिया गया कि आप नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र जी से उपचार कराएं। उसने आचार्य महोदय को बुलाया, लेकिन उपचार से पहले यह शर्त लगा दिया कि उसके उपचार में एक भी हिंदुस्तानी दवा का उपयोग नहीं होना चाहिए, और यदि मेरी सेहत नहीं सुधरी तो आपकी हत्या करवा दूंगा। इसके बाद आचार्य राहुल श्रीभद्र जी ने उसको कुरान पढ़ने को दिया और बोले कि यह पढ़ने के बाद आप ठीक हो जाइएगा, और ऐसा ही हुआ। ठीक होने की वजह यह बताई जाती है कि आचार्य ने कुरान के पृष्ठों पर एक अदृश्य औषधि का लेप लगा दिए थे, जिसे थूक के माध्यम से लेने के कारण खिलजी ठीक हो गया। अब खिलजी ठीक हो चुका था और इसके बदले में उसे नालंदा विश्वविद्यालय तथा आचार्य का धन्यवाद करने की बारी थी। वर्ष था 1199 का और बारी थी धन्यवाद करने का। उसने अपने सैनिकों को आज्ञा दिया कि नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में आग लगा दी जाए, क्योंकि उससे यह बात सही नहीं गई कि नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य उसके निठल्ले वैद्यों से अत्यंत योग्य हैं, और उसके एकमात्र ईर्ष्या भरी आज्ञा के कारण नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को आग के हवाले कर दिया गया। इस आग में केवल पुस्तकें ही नहीं जली, पुस्तकों के साथ ही जल गई हमारी विश्व प्रख्यात, हमारे भारत का गौरव, हमारा आत्मसम्मान। ऐसा बताया जाता है कि इस पुस्तकालय में इतनी पुस्तकें थी कि 3 महीनों तक लगातार पुस्तकालय से धुएं निकलते रहे थे, और इस धुएं ने हमारे इतिहास पर एक ऐसा कल्ला धब्बा बना दिया जिसे मिटा पाना शायद असंभव है। आज के तारीख में नालंदा खंडहर केवल पर्यटन स्थल बनकर रह गया है, जहां हर रोज़ सैकड़ों की संख्या में लोग जाते हैं और सेल्फी लेकर चले आते हैं, लेकिन कोई यह आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं करता कि हमारे आत्मगौरव को जलाने वाले के नाम पर बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन का नाम आखिर क्यों रखा गया है। यह नाम आज भी हमें जला रहा है, लेकिन शर्म की बात है कि आज तक इसके नाम परिवर्तन के बारे में कोई एक शब्द भी कहने से बचता है। मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या हमारे गौरव का राख कर देने वाले के नाम पर किसी रेलवे स्टेशन का नाम होना चाहिए? यदि आपका भी जवाब है नहीं, तो आपसे निवेदन है कि चाहे आप इस वीडियो को लाइक करें अथवा ना करें, लेकिन इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।